हेलो स्टूडेंट, सो टुडे इज़ द डे 35 ऑफ आवर आंसर राइटिंग प्रोग्राम। और आज से ही हमारा एथिक्स शुरू हुआ है। ठीक है, एथिक्स के केस में इंपॉर्टेंट ये है कि जो एथिक्स के आंसर्स होते हैं वो दूसरे GS 1 2 3 के आंसर से इनमें टोटली डिफरेंट अप्रोच होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। देर आर वेरी रेयर चांसेस कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आपको 2 3 टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हुए उस आंसर को बनाना है। जितना अच्छा आंसर, जितना अच्छा क्वेश्चन आप कॉम्प्रीहेंड करेंगे उतना ही अच्छा आप आंसर लिखेंगे। और किसी भी आंसर के अंदर इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के अंदर स्विच करें एथिक्स के अंदर, तो आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, सो हम इन क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या होती है किसी भी क्वेश्चन की। ठीक है, और जो हमारा अवेलेबल कंटेंट होता है उसको क्वेश्चन के डिमांड और उसकी फ्लो और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किस तरह से डाला जाता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आज दिए थे। पहला क्वेश्चन जो था वो कोट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, जनरली मान के चलिए कि इफ देर आर 14 क्वेश्चन तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन कोट बेस्ड आने हैं। उनके अंदर एप्लीकेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स देखी जाएगी कि आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। और 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे ऐसे होंगे जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो मैंने एक मिक्स रखा। आई गिव अ क्वेश्चन विच इज लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड डायरेक्टली एंड अदर इज द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर कोड। सो अगर हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी है। सो इफ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द पब्लिक लाइफ एंड इलिस्ट्रेट 3 ऑफ दीज विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो आप जैसे इसको पढ़ेंगे ना, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, तो इस आप सबको पता होंगे कि जैसे सेल्फ कमिटमेंट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ये सब आप लिखाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड चीज क्या है कि इलिस्ट्रेट एनी 3 ऑफ दीज विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये जितने भी हैं इनमें से 3 को आपको एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो बहुत सारे आप तो देख के ये सोचेंगे कि यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसे तो कोई भी लिख देगा। बट ये जो आसान क्वेश्चन होते हैं ये भी मार्क्स का डिफरेंस डालते हैं। इनके अंदर इंपॉर्टेंट होता है आप कितनी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख रहे हो, आप कितने कंटेक्चुअल एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हो। ठीक है, और उसके साथ साथ ये होता है कि आप कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ है वो सिंपली 1 2 3 4 5 करके जो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी लिख रहे हो, या आप ये भी लिख रहे हो कि उन प्रिंसिपल्स को बोला क्या जाता है, जैसे नोलन प्रिंसिपल्स बोला जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर इन दीज डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द पब्लिक लाइफ, तो एक तो हमें ये देखना है कि बेसिक प्रिंसिपल नोलन प्रिंसिपल्स होते हैं जो नोलन कमेटी ने बनाए थे। ठीक है, और ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर 7 प्रिंसिपल। और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बने थे? यूके कमेटी ऑन दी स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। तो आपके क्वेश्चन में जब तक उसको ये चीज नहीं दिखेगी, दीज कीवर्ड्स, ही विल नॉट गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स। इफ ही इज गिविंग लाइक एवरेज 4 मार्क्स, अगर आप ये लिखेंगे तभी आपका 0.5 बढ़ेगा। तो अब हम आते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे लिखा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन वी विल स्टार्ट विद कि बेसिक प्रिंसिपल। अब यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है तो हम कुछ डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ कीवर्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वी विल स्टार्ट लाइक कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ आर ऑल्सो नोन एज 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ विच आर इस्टेब्लिश्ड बाय द यूके कमेटी ऑन द स्टैंडर्ड इन द पब्लिक लाइफ 1995। कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो 7 प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर 7 प्रिंसिपल, और किस कमेटी के इस्टेब्लिश करने के बाद उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर बढ़े। ठीक है, एंड दीज प्रिंसिपल्स अप्लाई टू द पब्लिक सर्वेंट वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी एंड नेम्ड एज नोलन प्रिंसिपल्स। कि जब आप ड्यूटी परफॉर्म करते हैं पब्लिक सिविल सर्वेंट तो तब ये अप्लाई होते हैं और उनको नोलन प्रिंसिपल बोला जाता है। तो अब आपने जो इंट्रो लिखी उसके अंदर ये कमेटी का नाम भी आ गया, नोलन का नाम भी आ गया, तो यू आर एट द एज ऑफ अदर पीपल। ठीक है, उसके बाद आप नोलन प्रिंसिपल्स लिखेंगे। 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, ये आपको एग्जैक्ट क्रैम करने हैं कि सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड लीडरशिप। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ तक हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे कि लाइक इलिस्ट्रेट एनी 3 ऑफ दीज विद सुटेबल एग्जांपल, कि देर आर 3 प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको 3 प्रिंसिपल्स तो डिफाइन करने हैं, बट ये भी ध्यान में रखना है कि उनका स्ट्रक्चर अच्छे से रहे। आपके पास इतना स्पेस है अब 3 प्रिंसिपल लिखने के लिए। ऐसा नहीं करना है कि यू आर स्टार्टिंग द सेल्फलेसनेस फ्रॉम हेयर और यहाँ तक सेल्फलेसनेस जा रहे हो, इंटीग्रिटी यहाँ तक गई और अकाउंटेबिलिटी के लिए सिर्फ इतना सा पेज बचा। गिव इक्वल वेटेज टू दी एवरी प्रिंसिपल। सो अब उसके बाद हम सेल्फलेसनेस की बात करते हैं। तो इलिस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, डिफाइन एंड यूजिंग दी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम्पल मिस कर देंगे, वो चीज़ आपको नहीं करनी है।
तो और यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, तो जो एग्जाम्पल्स भी यूज करने हैं ना, जैसे इन्होंने पब्लिक सर्वेंट्स की बात की है तो वो पब्लिक सर्वेंट्स के ही एग्जाम्पल यूज करने हैं। तो सबसे पहला आ गया कि सेल्फलेसनेस। ठीक है, सेल्फलेसनेस क्या होती है कि पब्लिक ऑफिशियल शुड एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट नॉट फॉर द पर्सनल गेन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल्फलेसनेस आपने लिखी। फॉर एग्जाम्पल दैट इज निष्काम कर्म योगा, ये आपने एक एंशिएंट फिलोसफी का वर्ड यूज किया तो आपने डिफाइन कर दिया व्हाट इज सेल्फनेस एंड यू गेव द एग्जाम्पल। जैसे मैंने महात्मा गांधी लिखा था बट यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का भी देना है, तो आई रोट की चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली दैट इज अरविंद केजरीवाल, मैंने वो नाम छोड़ दिया, दैट अनाउंस्ड ही एंड हिज मिनिस्टर वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफिशियल बंगलो एंड द कार्स। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया सेल्फलेसनेस का, तो मैंने यहां तक एग्जाम्पल देके इसको छोड़ दिया। देन वी आई केम टू द इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी की जितनी आप अच्छी डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखेंगे, उतना ही एग्जामिनर इंप्रेस होगा। So rather than writing any definition which is coming to your mind of integrity, write the exact definition. That is, it is the quality of being truthful and honest by bringing the coherency in the thought and action of the civil servant. कि आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रुथफुलनेस एंड ऑनेस्टी है अगर आपकी एक्शंस और थॉट के अंदर कोहेरेंसी हो, तो दैट इज इंटीग्रिटी। और उसके बाद एक एग्जांपल देंगे कंटेक्चुअल। यू विल गिव द एग्जांपल ऑफ श्री एस के कोल हु इज द ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ही विदड्रू हिमसेल्फ फ्रॉम ए केस इन्वॉल्विंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एज ही हैड सर्व्ड देयर। कि एस के कोल एक ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने एक केस से विड्रू कर लिया था क्योंकि वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में खुद सर्व कर चुके थे, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे आ रहा था। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी। देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की भी आप डेफिनेशन अच्छे लिखेंगे कि इट इज बीइंग आंसरेबल for the individual act to the established mechanism. If individual is answerable for his action to the established mechanism or institution, that is accountability. Thus, civil servants are subjected to the scrutiny of the public institutions and public. That thus civil servants are subjected to the scrutiny of the public and the institutions. कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पब्लिक स्क्रूटनी करेंगे और इंस्टीट्यूशन स्क्रूटनी करेंगे, तो ये आ गया अकाउंटेबिलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड द सोशल ऑडिट होल्ड द सिविल सर्वेंट आंसरेबल टू पब्लिक। एक कंटेक्चुअल एग्जाम्पल आपने दे दिया। एग्जाम्पल्स आपको साथ साथ लिखने हैं क्योंकि एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन किया गया है, इलिस्ट्रेट एनी 3 ऑफ दीज विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, डोंट डू लाइक कि यू आर जस्ट राइटिंग द थ्योरी एंड यू आर मिसिंग द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हो सकता है कि हम अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक पेज लिख सकें, बट यहाँ हमारी डिमांड है सिर्फ 4-5 लाइन्स लिखने की और उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखने की। सिर्फ इतने पेज के अंदर इसको एंड करना है, तो हम उतना ही लिखेंगे जितना ज़रूरत है। देन वी कम टू द कंक्लूजन। तो अब हम कंक्लूजन के अंदर थोड़ा इस तरह से करेंगे कि हम ये दिखाएंगे कि इन जो ये प्रिंसिपल्स हैं इनको एडहर रहने की इंपॉर्टेंस क्या है। Thus, we'll write कि adherence to these principles will build trust in the government and lead to the efficient service delivery. तो हमने 3 लाइन्स के अंदर खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि we are writing 6 or 7 लाइन्स कि if we adhere to these principles, it will build the trust in the government and it will lead to the efficient service delivery. तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन है। नाउ वी कम टू दी क्वेश्चन नंबर 1 एंड मेरा जो फोकस रहा है वो यही रहा है कि एथिक्स के 150 to 160 वर्ड्स के अंदर आंसर्स को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, नाउ वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिकी, और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से हम जो आज आपने थ्योरीज पढ़ी या आज आपने अलग अलग एथिक्स पढ़ा उसका यूज हम क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर जितना आप स्टेटमेंट को समझोगे और जितना आप अपने जो आपका एथिक्स का सिलेबस है ना उससे लिंक कर पाओगे, उतना ही अच्छा आप आंसर लिखोगे। आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट एथिक्स की किस चीज से किस सिलेबस के किस पार्ट से उठा के निकाली गई है। आपको इंट्रो में क्या करना है कि जिस पार्ट से ये उठा के निकाली गई है पूरे सिलेबस में एथिक्स के, बस उससे किसी तरह से आपको इंट्रोडक्शन में लिंक करनी है ये थीम। तो जैसे ही आप इंट्रोडक्शन में लिंक करोगे ना कोर्ट की ये थीम या जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिए, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने करेक्ट समझ लिया है क्वेश्चन का। ठीक है, जस्ट कुछ भी रैंडम इंट्रोडक्शन लिखने से अच्छा है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप सीधा इस कोट को या इस स्टेटमेंट को लिंक करो, अपने आइडेंटिफाई करो कि एथिक्स के किस सिलेबस से रिलेटेड है, किस चीज़ से हम इंट्रो दे सकते हैं और उसको अप्लाई करो यहाँ पे। फिर ये इसमें लिखा गया कि स्टेटमेंट के बाद एग्जामिनर स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल इन कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये एक्सप्लिसिटली बोल रहा है कि एग्जामिन करना इस स्टेटमेंट को, यानी इस स्टेटमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स दिखाने हैं। किसी भी स्टेटमेंट के दोनों साइड्स होते हैं, तो एग्जामिन का मतलब है कि दोनों साइड्स आपको दिखाने हैं और सूटेबल एग्जाम्पल्स यूज करने हैं इसको करते हुए। मतलब
अब इस स्टेटमेंट को जैसे जैसे आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपके एग्जाम्पल्स आने चाहिए एट एडिक्वेट डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। और वो एग्जाम्पल्स भी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी डिस्चार्ज से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कॉर्पोरेट का उठा के दे दिया, आपने किसी लीडर का उठा के दे दिया, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल देने चाहिए और कंटेक्चुअल होने चाहिए वो। अब हम आते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। सो अब हम सबसे पहले तो स्टेटमेंट को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, स्टेटमेंट के अंदर बोला क्या गया है, ठीक है। ये कह रहा है कि इन डूइंग ए गुड थिंग, कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, एवरीथिंग इज परमिटेड, आपको हर एक चीज करने की इजाजत है, विच इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसिवली और क्लियर इंप्लीकेशंस, बाय क्लियर इंप्लीकेशन, कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, आपको हर एक चीज करने की परमिशन है, जो चीज किसी भी जगह लिखी नहीं गई है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि नॉट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसिवली, कि जो चीज कहीं लिखी नहीं गई है और जिसका क्लियर इंप्लीकेशन नहीं है, यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं पे भी किसी जगह के लिख के नहीं बताए गए हैं। यानी जो ये चीज है ना, ये लॉ की बात कर रही है, ठीक है। लॉ की बात कर रही है कि जहां पे कोई चीज जहां कहीं कोई चीज प्रोहिबिट की जाती है एक्सप्रेसिवली, यानी वो लॉ होता है। तो ये कह रहा है कि जहां पे लॉ खत्म हो रहा है, मान लो लॉ की बाउंड्री ये है, ठीक है, और आप कुछ अच्छा करना चाहते हो पब्लिक के लिए, और आपको जो आप करना चाहते हो एक्शन, वो लॉ के अकॉर्डिंग अच्छा या बुरा या सही नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो लॉ के स्फीयर से बाहर हो गया। कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जब आप ये डिसाइड, जब आप एक एक्शन लेने पड़ते हैं, बट उस एक्शन की लीगल सैंक्शन नहीं होती, आप उसको ढूंढते हो लीगल बुक्स में कि ये किस धारा में आता है, किस आईपीसी के सेक्शन में आता है, किसी भी लॉ में आता है, तो आप उसको ढूंढ नहीं पाते हो, तो वहां आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। फिर आपको, और आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या आपको हर एक चीज परमिट है करने के लिए? तो आपको यही देखना है कि भाई जहां पे लॉ खत्म हो रहा है, उसके बाद हम जो चीज करना चाहते हैं, ठीक है, क्या वो हर एक चीज परमिटेड है? तो इसका एक साइड तो ये हो जाएगा कि यस, हर एक चीज परमिटेड है अगर वो इस एथिकल दायरे में की जाए, ठीक है। तो वो एथिकल दायरे को लिखते लिखते आप एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल जहां पे लॉ खत्म हो जाता है ना, अगर वहां पे कोई एक्शन कर रहे हो, वो एक्शन तब जस्टिफाई होता है अगर वो एथिकल, उस सोसाइटी के एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो सही हो, ठीक है। अगर लोगों की नज़र में लगे कि हाँ ये करप्शन नहीं कर रहे, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तभी वो एक्शन जस्टिफाइड होगा। तो आप इसमें क्या करोगे कि हाँ भाई, आप अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, फ्लो इस तरह से बनेगा कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो यस, वो आप अच्छा कर सकते हो अगर आपका एक्शन एथिकली कॉम्प्लायंट है। और एथिकली कॉम्प्लायंट कैसे है, उसके 2-3 चीजें आप सिलेबस से उठा के दिखाओगे। अगर ये इस चीज को मैच कर रहा है, इस पॉइंटर को मैच कर रहा है, उसके साथ आप एग्जाम्पल दोगे, कंटेक्चुअल एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आप ये बोलोगे, जब आप एक साइड लिख पाओगे, यानी एक साइड लिख दोगे ना क्वेश्चन की, तब एग्जाम में पूछा गया तो दूसरी साइड लिखोगे। दूसरी साइड क्या हो जाएगी कि नहीं, हर बार उसका जो एक्शन है ना, वो एक्शन, अगर वो कुछ अच्छा भी करना चाहता है तो हर बार उसका एक्शन वैलिड नहीं होगा अगर वो एक्शन इन चीजों के ऊपर बेस्ड है, यानी अनएथिकल चीजों के ऊपर बेस्ड है विद एग्जाम्पल, तो उसका जो एक्शन है ना वो एथिकली जस्टिफाइड नहीं होगा, वो गलत होगा। ये आप सब्सटेंशिएट करोगे, उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन होगी, जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन उस थीम के ऊपर होगी, उस टॉपिक के ऊपर होगी जिसमें आप मतलब उस टॉपिक के ऊपर होगी जो आपने GS4 एथिक्स के सिलेबस से लिंक किया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये दिखा रहा है कि जहां पे लॉ खत्म होता है, ठीक है, वहां पे किस तरह से एथिक्स ह्यूमन एक्शन को गाइड करता है, बस ये क्वेश्चन है। अब मेरी इंट्रोडक्शन इसी के ऊपर होगी। मैं ये बताऊंगा कि दिस कोट इंप्लाइज द लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, implies that there is limitation on the authority of the public servant and the gray area where law is silent, कि जो ये कोर्ट है ना, ये पब्लिक अथॉरिटी के एक्शन को बता रहा है कि लॉ लिमिट तो करता है, और उस चीज के बारे में भी बताना चाह रहा है कि वो ग्रे एरिया जहां पे लॉ इज साइलेंट, वहां पे क्या होगा। तो मैंने कंटेक्स्ट पकड़ा और मैं कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन दे दी कि दिस कोट इंप्लाइज द लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट एंड द ग्रे एरिया वेयर लॉ इज साइलेंट, ठीक है। फिर मैं इसके ऊपर गया थोड़ा सा आगे, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या आप सब कुछ कर सकते हैं, और मैंने जैसे पहले बोला कि एथिकल चीजें कर सकते हैं, अनएथिकल चीजें नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं जस्ट इसके बाद फ्लो में यहां पे गया कि सो द पब्लिक सर्वेंट शुड परफॉर्म एथिकली जस्टिफाइड एक्शन इन ग्रे एरिया,
कि जहाँ ग्रे एरिया है, अगर वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को कुछ एक्शन करना है तो वो एथिकली जस्टिफाइड होना चाहिए। और मैंने उसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन इफ द राशन कार्ड आर नॉट फॉर्म्ड विद इन टाइम लिमिट, कि अगर आप कहीं पे पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी रिमोट एरिया में और आपके राशन कार्ड प्रशासन की वजह से टाइम पे नहीं बने हैं, तो एज अ पब्लिक सर्वेंट आपको जो आपको क्या करना है कि वहाँ पे ग्रे एरिया हो गया क्योंकि राशन कार्ड तो नहीं बने हैं, तो आप क्या करोगे कि राशन कार्ड टाइम लिमिट में ना बनने की वजह से भी पीडीएस डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्योंकि आपकी डिस्क्रिशन है और वो एथिकली जस्टिफाइड भी है, क्योंकि वो आप उसके अंदर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल हो रहे हो, आप एम्पथी सिंपथी जैसी वैल्यूज भी रख रहे हो, तो इस वजह से वो एथिकली जस्टिफाइड है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दी, ठीक है। देन वी कम टू द फर्स्ट थिंग कि इफ यू आर टेकिंग एन एक्शन विच इज नॉट एक्सप्रेसिव, जो एक्सप्रेस नहीं है किसी लॉ में, एक्शन विल बी जस्टिफाइड। मैंने इतना सा लिखा, इफ अगर ये एक्शन जस्टिफाइड होगा अगर जहां पे ग्रे एरिया आ जाता है, इफ इट इज वेल इंटेंशनड, ये वेल इंटेंशनड है, इसकी इंटेंशन अच्छी है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द यूटिलिटेरियन अप्रोच और फिलॉसफी। तो ये हुआ मतलब एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी कि आपका एक्शन जस्टिफाइड होगा अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है और आप यूटिलिटेरियन अप्रोच के अकॉर्डिंग एक्शन कर रहे हैं, यानी ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट सोसाइटी के लिए, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट ऑल को ध्यान में रख के एक्शन कर रहे हैं। आप दैट इज करके ये भी लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो थ्योरीज होती है ना, या आपका फॉर एग्जाम्पल कंटेंट होता है, वो यूज होता है कि किसी भी एक्शन कैसे जस्टिफाई होगा अगर वो अच्छी इंटेंशन का है और वो यूटिलिटेरियन अप्रोच को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल को ध्यान में रखते हुए एक्शन लिया गया। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशनल डिसीजन बाय द डीएम टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स टू सेव द विक्टिम, कि अगर कोई डीएम है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे डिजास्टर आ गया, वहां पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है, तो वहां पे जो विक्टिम्स के ऊपर इम्पैक्ट को मिनिमम करने के लिए जो डिसीजन लिया जाएगा वो एथिकल होगा, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम विक्टिम्स को सेव कर रहा है, यूटिलिटेरियन अप्रोच को हेल्प कर रहा है, वो उसको अप्लाई कर रहा है। देन सेकंड क्या हो जाएगा कि इफ द एक्शन फॉलोज द नॉलन वैल्यूज, कि जो एक्शंस है ना वो नॉलन वैल्यूज के अकॉर्डिंग है, यानी वो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है, ऑनेस्ट है अपने एक्शन को करते हुए कंडक्ट में, तो वो एथिकल हो जाएगा, ठीक है। उसे आप कर सकते हो लोगों की भलाई के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सोशल ऑडिट प्रोसीडिंग एज द प्रोसीजर इज नॉट क्लियर, कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट होता है वो सोशल ऑडिट की प्रोसीडिंग्स गांव के अंदर हेड कर रहा होता है, तो वहां पे प्रोसीजर नहीं होता, कि प्रोसीजर नहीं होता सोशल ऑडिट का एक्सप्लिसिट, तो वहां पे वो डिस्क्रिशनरी डिसीजंस ले सकता है। तो डिस्क्रिशनरी डिसीजन जो होते हैं वो नॉनल वैल्यूज के कंप्लाइंट अगर होंगे, वो ट्रांसपेरेंट होंगे, अकाउंटेबल होंगे, तो उसका एक्शन जस्टिफाइड हो जाएगा। तो ये पॉइंटर के अंदर मैंने ये समझाया। तीसरा पॉइंटर ये हो जाएगा कि एक्शन बेस्ड ऑन द टेलियोलॉजिकल अप्रोच एंड बेस्ड अप्रोच फॉर द राइट आउटकम। इफ यू आर टेकिंग एन एक्शन एंड वेयर इज द ग्रे एरिया, जहां पे लॉ खत्म हो गया, तो इफ योर एक्शन इज बेस्ड ऑन द टेलियोलॉजिकल अप्रोच, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द एंड फॉर द राइट आउटकम्स, तो आपका एक्शन एथिकली जस्टिफाइड होगा। तो जैसे टेलियोलॉजी और डेंटियोलॉजिकल अप्रोच है वो ऐसे यूज होगी कि अगर आप ये सोच के एक्शन ले रहे हैं कि मुझे एंड अच्छे लाने हैं और राइट आउटकम चाहिए, वहां टेलियोलॉजिकल अप्रोच का नाम यूज कर दो। फॉर एग्जांपल एनकाउंटरिंग द टेररिस्ट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन इमरजेंट सिचुएशन, कि आप टेररिस्ट का एनकाउंटर कर रहे हो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ताकि आपका एंड अच्छा हो, बट आप इसका दूसरी साइड भी फ्लो में यही दिखा देंगे। यहां तक आपने ये दिखा दिया कि कौन कौन से एथिकली जस्टिफाइड है, बट आप ये भी दिखा दोगे कि बट इफ द मीन्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड, कि अगर मीन्स भी कभी आप एंड देख के तो कर रहे हैं, बट डियोंटोलॉजी यानी मीन्स भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो वो अनएथिकल हो जाता है, आपका जो एथिकल एक्शन प्राइमा फेसी दिख रहा है। जैसे इफ यू आर नॉट आस्किंग द टेररिस्ट टू सरेंडर, कि अगर आप टेररिस्ट को सरेंडर करने के लिए नहीं बोल रहे ना, तो तब आपका जो मीन्स है मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गया और वो अनएथिकल हो गया आपका एक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों साइड दिखा दी फ्लो में। अब आप नेक्स्ट उसके ऊपर आओगे कि किस तरह से कौन कौन से एक्शन है जो जस्टिफाई नहीं होंगे, ठीक है। पहले इन अ गुड थिंग एवरीथिंग इज परमिटेड, यानी कौन कौन सी चीज तो परमिट है जो ऐसी एथिकली जस्टिफाइड है। अब एग्जामिन बोल रहा है यानी कौन सी चीज एथिकली जस्टिफाइड नहीं होगी और वो हम कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ ए पब्लिक सर्वेंट एक्शन इज नॉट जस्टिफाइड इफ द एक्शन इज मोटिवेटेड बाय द प्राइवेट इंटरेस्ट, कि वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कर रहा है। सेकंड, इफ द एक्शन इज डू नॉट कंप्लाई विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो उसका जो एक्शन होगा वो जस्टिफाइड नहीं होगा। और उसके एग्जाम्पल आपको देने हैं, ये नहीं भूलना है क्योंकि एग्जाम्पल तो उसने पूछे हैं एक्सप्लिसिटली। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्टिंग द गिफ्ट इन रिटर्न ऑफ द फेवर, अब
क्या कहते हैं, गिफ्ट लेने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, बट वो गिफ्ट अगर ले रहा है इन रिटर्न ऑफ अ फेवर तो वो अनएथिकल हो जाएगा। सेकंड, रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि डिस्क्रिशन यूज्ड बाय द लोकल कोल सेक्रेटरी एच.सी. गुप्ता टू एलोकेट द कोल ब्लॉक्स, कि जो कोल सेक्रेटरी के डिस्क्रिशन था ना 2012 में जब इसने कोल ब्लॉक एलोकेशन किया था, तो वो उसने गलत तरीके से यूज किया था। ठीक है, तो ये भी एक दिखाता है कि वेयर यू हैव टेकन द डिस्क्रिशन फॉर द कोल एलोकेशन, और वो एथिकली जस्टिफाइड नहीं था। ठीक है, तो ये एक्शन भी आप लॉ जहां नहीं था और एथिकली अनजस्टिफाइड एक्शन था, तो आपने ये लिखा। देन यू कम टू कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये दिखाओगे कि किस तरह से आप लाइक एथिकल गाइड कर सकते हो जहां पे लॉ नहीं है, क्या क्या करना चाहिए वहां पे। सो वेयर द लॉ एंड्स एथिक्स गाइड ए सिविल सर्वेंट, सो ही मस्ट प्रोफेस द नोलन वैल्यूज एंड एडहेयर टू द कोड ऑफ एथिक्स। जहां पे कोड ऑफ कंडक्ट यानी कोड ऑफ कंडक्ट लॉ से रिलेटेड होता है, ये खत्म हो जाता है। ही शुड फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स टू जस्टिफाई हिज एक्शन इन आइज ऑफ ऑल। 3-4 लाइन में आपने खत्म कर दिया कि ही शुड प्रोफेस द नोलन वैल्यूज एंड ही शुड एडहेयर टू द कोड ऑफ एथिक्स टू जस्टिफाई द एक्शन इन द आइज ऑफ ऑल। तो आई होप इन दोनों को जो वीडियो देख के आपको समझ आएगा कि किस तरह से आप 150 वर्ड्स के अंदर फ्लो में क्वेश्चन को समझ के कंटेंट सही से डाल सकते हो।